Welcome to NEET Vijay series. Today is day one of this series and we will be solving questions from the chapter Structural Organization in Animals. ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे क्लास 11th के एक चैप्टर से जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले जब भी आप कोई एमसीक्यू या फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको 4 ऑप्शंस में से उन ऑप्शंस को छाँटना है जो ऑप्शंस क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेबल नहीं हो या जो ऑलरेडी गलत हो। इससे कि आप करेक्ट आंसर तक पहुँच पाओगे, ठीक है? सेकंड रूल, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ना उस बात का ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत नहीं करो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ इनकरेक्ट, ठीक है? इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे पूछा जाता है नॉट, फॉल्स या फिर इनकरेक्ट ऐसे पूछा जाए, तो आपको क्या है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, ठीक है? अब हमें ये पता है कि सेकेंड चैप्टर या जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें आपका कॉकरोच और फ्रॉग को रखा है उन्होंने, और उन्होंने अर्थवर्म वाला पार्ट है वो रिमूव कर दिया है, ठीक है? ऑप्शंस की तरफ चले। A ring of gastric cica is present at the junction of midgut and hindgut. तो मिडगट और हिंडगट के बीच में ये कह रहे हैं कि जब मिडगट और हिंडगट का जो जंक्शन है वहां पर गैस्ट्रिक सीका की एक रिंग प्रेजेंट है। यही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है? यही इनकरेक्ट हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए, ठीक है? ए वाला पार्ट। ओके, इन्होंने हमसे क्या पूछा? इन्होंने हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा है। ओके, सो लेट अस सॉल्व फर्दर। अब इसका आंसर हमें मिल गया, लेकिन हम एक बार सारे ऑप्शंस को भी देख लेंगे, ठीक है? हाइपोफायरेनिक्स लाइज विद इन द कैविटी एंड क्लोज बाय द माउथ पार्ट्स, तो ये आपका है ट्रू या करेक्ट, ठीक है? क्यों? क्योंकि हाइपोफायरेनिक्स जो होता है वो हम किसको बोलते हैं? टंग को। ओके, वो हम टंग को बोलते हैं, और टंग लाइज विद इन द कैविटी एंड क्लोज बाय द माउथ पार्ट्स। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? इन फीमेल्स 7 to 9 स्टर्ना टुगेदर फॉर्म अ जेनिटल पाउच, ठीक है? फीमेल्स में 7 to 9 स्टर्ना टुगेदर फॉर्म्स अ जेनिटल पाउच। जेनिटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच बोल देते हैं, ठीक है? ब्रूड या जेनिटल पाउच विच इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। उसमें क्या होता है, आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं। ये जो ब्रूड पाउच होता है वो आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है, ठीक है? तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? 7 to 9 स्टर्ना, ये भी ट्रू है, ठीक है? तो इसको भी ट्रू कर देते हैं। 10th abdominal segment in both sexes bears a pair of anal cerci। 10th abdominal segment पे एक एनाल सर्काई का पैर प्रेजेंट होता है, ये भी ट्रू है। एनाल सर्काई का क्या फंक्शन होता है? एनाल सर्काई का क्या फंक्शन होता है? वेट अ मिनट। योर एनाल सर्काई हेल्प्स इन सेंसिंग वाइब्रेशंस, हेल्प्स इन सेंसिंग वाइब्रेशंस फ्रॉम द ग्राउंड एंड एयर। क्योंकि कॉकरोच है ना, उड़ते भी है ना कॉकरोच, फ्रॉम ग्राउंड एंड एयर। ओके, उड़ने वाले कॉकरोच ज्यादा खतरनाक होते हैं, डर ज्यादा लगता है उसे। तो एनाल सर्काई क्या करता है? वाइब्रेशंस को सेंस करता है, ठीक है? ग्राउंड और एयर की जो वाइब्रेशंस होती है उनको सेंस करता है, या उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि डिटेक्ट करता है, ठीक है? तो अब इस आंसर की तरफ आ जाते हैं। ये हमें पता है कि इनकरेक्ट है और क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका ये और एमसीक्यू में जब आप सॉल्व करोगे आप ए आंसर पे टिक करोगे, ठीक है? लेकिन इसका करेक्ट वर्जन क्या है? एक बार हम वो देख ले, एक बार हम वो देख लेते हैं कि इसका करेक्ट वर्जन क्या है। ओके, वेट अ मिनट, थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिख जाए ना। चलो, यहाँ आ जाते हैं। बात हो रही है यहाँ पर हेपेटिक सिल्का, हेपेटिक सिल्का की, ठीक है? हेपेटिक और गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक सिल्का, इसमें कॉकरोच में। ओके, तो जब हम कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे
तो इस तरीके के कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इस तरीके से कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लैंड्स के बीच में सलाइवरी रिजर्वॉयर प्रेजेंट होता है ना? सलाइवरी रिजर्वॉयर प्रेजेंट होता है। यहाँ से एक नैरो ट्यूब जाती है, यहाँ से एक नैरो ट्यूब जाती है जो आपका होता है ईसोफेगस, ठीक है? ये आगे जाके क्रॉप में फॉर्म होता है, ठीक है? इन सबका फंक्शन मैं अभी बता देती हूँ। क्रॉप में फॉर्म होता है। ये जो आपके होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके? These are your salivary reservoirs, okay? This is your esophagus. This is your crop. क्रॉप क्या करता है आपका? फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है, ठीक है? फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है, स्टोर्स फूड, ठीक है? कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है आपका? गिजार आ जाता है, गिजार, जहाँ पे क्या होता है? फिर यहाँ पे लिख देती हूँ, च्यूइंग और फूड होता है। फूड का छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, च्यूइंग और फूड, ठीक है? च्यूइंग ऑफ फूड। इसके बाद आपका ये गिजार से ऐसे करके पूरा रेक्टम तक फॉर्म हो जाता है, ठीक है? रेक्टम तक फॉर्म हो जाता है। अब देखो, हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीका जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है? प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं एल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है? अच्छा, नेमिंग कर दूं एक बार इनकी भी। दीज आर योर मेल्फिजियन tubules. These are your these are your these are your hepatic gastric theca. Okay, these are your hepatic और gastric theca, इनकी बात कर रहे हैं अब हम, हाँ? तो ये वाला जो आपका पार्ट होता है इजार तक, ये होता है आपका फोरगेट, ठीक? यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका मिडगट, एंड दिस इज योर हिंडगट, ओके? दिस इज योर हिंडगट, ठीक है? तो क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला है कि मिडगट और हिंडगट के बीच में हेपेटिक सिरका प्रेजेंट होते हैं, हेपेटिक सीका, जबकि ये तो गलत है ना। हेपेटिक सीका आपके फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट है, दिख रहे हैं ना? आपके फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है ना हेपेटिक सीका, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? Okay, so moving to next question. In cockroach, identify the parts of the foregut in correct sequence. ठीक है? ये क्वेश्चन भी आपका नीट में 2020 में आ चुका है, ठीक है? इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द फोरगट। अभी हमने बात किया ना, अभी हमने बात की थी फोरगट, मिडगट और हिंडगट की,
ये बोल रहे हैं फोरगट के जो पार्ट्स हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करो। तो माउथ, ईसोफेगस, फेरेनिक्स, क्रॉप और गिजार्ड। ठीक है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन है माउथ, क्रॉप। देखो क्रॉप बीच में आ गया तो ये एलिमिनेट कर देंगे कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। माउथ के बाद गिजार्ड, ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, माउथ के बाद फेरेनिक्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप और फिर गिजार्ड। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ईसोफेगस बता दिया और फिर फेरेनिक्स बताया, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन आपका ये वाला हो गया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका होता है माउथ, ओके, देन फेरेनिक्स, ओके, देन ईसोफेगस। This is a short, narrow tube. This is a short tube-like structure. Okay, this is a short tube-like structure, and this is a narrow tube-like structure. शॉर्ट और नैरो में डिफरेंस होता है। ठीक है, दिस इज नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ईसोफेगस, ईसोफेगस आपका होगा, फिर आपका होगा ग्रॉ। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड को प्राइमरीली कुछ टाइम के लिए, स्टोर करता है फूड को। ठीक है, जैसे आपका स्टमक होता है वैसे ही क्रॉप होता है। और फिर गिजार्ड, गिजार्ड क्या करेगा, चूविंग ऑफ फूड। ओके, चूविंग ऑफ। ठीक है, आगे चले थर्ड क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स with reference to cockroach and select the correct options from the codes given below। ये भी नीट 2020 में आपका आ चुका है। ठीक है, कॉलम 1 है आपका और कॉलम 2, इन दोनों को आपको मैच करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना means ये रहे। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, अभी हमने डिस्कस किया कुछ ही टाइम पहले कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स कौन करता है, गिजार्ड। ठीक है, पर यहाँ पर आपको गिजार्ड का नाम तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो अब हम एक नई चीज हमें पता चलती है यहाँ पर कि गिजार्ड जो होता है उसका एक और नाम क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का, ए का 3। हमें ये पता चल गया कि ए का 3 है। अच्छा, मान लो अगर आपको ये पार्ट नहीं आए तो आपको और भी किसी ऑप्शन में अगर आपको एक आंसर मिल रहा है तो आप पहले ऑप्शंस भी वही ढूंढो। ठीक है, जैसे मुझे ए का 3 पता है कि ए का 3 होगा, तो ए का 3 सिर्फ इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी के चेक कर लेते हैं। सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने का फंक्शन किसका होता है, हमने ऊपर पढ़ा अभी, हेपेटिक सी का। ये गैस्ट्रिक सी का होता है ना, ये क्या करता है, ये आपका डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो इसके पास स्टोर करता है। ये क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोरेज का काम है इसका, स्टोरेज ऑफ जूसेस। ओके, स्टोरेज ही करता है। और पेडी प्रोडक्शन भी क्या होता है, इसकी ही इनर लाइनिंग, इसकी इनर लाइनिंग होती है, इसकी इनर लाइनिंग के जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, इनर लाइनिंग के सेल्स सिक्रीट करते हैं जूसेस। ठीक है, तो इसी के सेल सिक्रीट करते हैं और स्टोरेज होता है इसमें डाइजेस्टिव जूसेस का। तो हमें ये पता है सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस का क्या हो जाएगा आपका, हेपेटिक सी का। और 10 पेयर्स, अच्छा, एनाल सर्काई का भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था। एनाल सर्काई का क्या होता है, 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है ना, पेयर ऑफ एनाल सर्काई। और ये 10 पेयर्स का फिर आपका 10 पेयर्स फिर आपका स्पेरिकल्स। स्पेरिकल्स क्या होते हैं, स्पेरिकल्स आपके 10 पेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ट्यूबुल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर्स, जैसे अपने ट्राइकिया होता है ना। ठीक है, ट्राइकिया टाइप होते हैं 10 पेयर्स के स्पेरिकल्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 3142 ऑप्शन ए। मूविंग नेक्स्ट,
इफ द हेड इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज रिमूव्ड, ठीक है, ये भी आपका नीट सितंबर में आ चुका है क्वेश्चन। इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज रिमूव्ड, इट मे लिव फॉर फ्यू डेज, बिकॉज वो फिर भी कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है कॉकरोच का हेड निकलने के बाद। इसका रीजन क्या है? द कॉकरोच डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। ये गलत है। नर्वस सिस्टम तो होता है कॉकरोच में ना, नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच में, है ना? तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम, ये इतना तो सही है। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the ventral side। अभी इन्होंने बोला है कि वेंट्रल साइड, ठीक है, इन्होंने बोला वेंट्रल साइड, वेंट्रल पार्ट ऑफ हिज बॉडी। तो अब आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि ये जो इसका नर्वस सिस्टम वो वेंट्रल होता है या डोर्सल होता है, ठीक है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और कॉकरोचेस का जो वेंट्रल सिस्टम होगा वो कैसे होगा, जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे होगा, वेंट्रल होगा, ठीक है। कॉकरोचेस का जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है। द हेड होल्ड्स, अब ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। द हेड होल्ड्स अ वन थर्ड ऑफ अ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the dorsal part। dorsal part तो इसका होता नहीं है, वेंट्रल साइड होता है, अभी हमने पढ़ा, तो ये रॉन्ग है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन, नहीं, क्योंकि इसका नाम है सुप्रा इसोफेजियल, ठीक है। सुप्रा इसोफेजियल मतलब कि ये इसोफेगस के पास होंगे, ये एब्डोमेन में नहीं होंगे, ये इसोफेगस के पास होंगे, ठीक है। तो इसके साथ बाकी के गलत है और सिर्फ ये एक सही है। और इन्होंने हमें रीजन पूछा है, तो रीजन इसका यही होगा कि कॉकरोच के हेड निकलने के बाद भी कुछ दिन तक वो जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है वो बहुत, या उसका जो हेड होता है वो बहुत स्मॉल पार्ट कंस्टिट्यूट करता है उसके नर्वस सिस्टम का, जैसे ये कॉकरोच है, ठीक है, ओके, ठीक है, जैसे जो कॉकरोच। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर होता है, ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पर होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल कमीशर से इसके कनेक्टेड होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल कमीशर होंगे जो कनेक्ट करेंगे इन सारी गैंग्लियंस को, ओके। इसके थॉरेसिक रीजन, ये इसका थॉरेसिक रीजन है और ये इसका एब्डोमेन वाला रीजन है, ठीक है। तो इसके एब्डोमेन में 6 गैंग्लियाज होते हैं और इसके थॉरेसिक में 3 होते हैं, ठीक है। और ये इसका सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया होता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो एक बार हम जूम कर लेते हैं, यहाँ आ जाओ, अब दिखेगा क्लियर। सुप्रा इसोफेजियल गैंग, ये गैंग्लियन जो होते हैं, ठीक है, ये गैंग्लियन इसके आईज को, ठीक है, या ओमेट एरियाज को सप्लाई करते हैं ना, ठीक है। और ये इसके क्या ब्रेन जैसे एक्ट करते हैं, ये इसके ब्रेन जैसे एक्ट करते हैं, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। फिर होगा आपका सब इसोफेजियल गैंग्लियन, गैंग्लियन, ठीक है, ये होगा आपका सब इसोफेजियल। दिस विल बी योर, दिस विल बी योर सब इसोफेजियल, ओके। तो ये थॉरेसिक रीजन में जैसे हमने अभी बात की कि 3 होते हैं ऐसे, सो दीस आर थॉरेसिक गैंग्लियन, ओके, दिस विल बी योर थॉरेसिक गैंग्लियन। और ऐसे 6 होते हैं आपके एब्डोमेन में,
तो अगर इसका हेड रिमूव हो जाता है, ठीक है? अगर इसका हेड रिमूव हो जाता है, तो भी जीता है क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट नर्वस सिस्टम का बिलो द हेड है, ठीक है? इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट बिलो द हेड है, मतलब 90% समथिंग इसका बिलो द हेड है, तो फिर भी ये इसका हेड रिमूव करने के बाद भी ये ज़िंदा रहता है क्योंकि इसके जितने भी जो मेन नर्व्स है, ठीक है? ये सारे हैं ना, कम से कम 9 नर्व्स इसके ये जो है, इसके 9 नर्व्स है ना, ये सारे मेजर पार्ट जो इसके नर्वस सिस्टम का है वो सारा बिलो द हेड है। इसलिए ये क्या है, ज़िंदा रह सकता है, हेड रिमूव होने के बाद भी कई देर तक वो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट, ठीक है? अभी हमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? हियर इज़ द क्वेश्चन। ये भी नीट में आया है 2019 में, ओके? कॉकरोचेस एक्जिबिट मोज़ेक विज़न। ये मोज़ेक विज़न तो सही बात है, कॉकरोचेस का जो विज़न होता है उसको हम बोलते हैं मोज़ेक विज़न, ठीक है? कॉकरोचेस का जो विज़न होगा उसको हम बोलेंगे मोज़ेक विज़न। विथ लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रिज़ॉल्यूशन। अब ये गलत हो गया। मोर रिज़ॉल्यूशन और लेस सेंसिटिविटी ये गलत हो गया। क्योंकि मोज़ेक विज़न जो होता है, ठीक है? योर मोज़ेक विज़न, इसका मतलब होता है मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिज़ॉल्यूशन। मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिज़ॉल्यूशन, ठीक? इन्होंने ये तो सही लिखा है कि एक्जिबिट मोज़ेक विज़न, मगर मोज़ेक विज़न की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने गलत डिफाइन कर दिया। तो इन्होंने हमसे पूछा है क्या है? इनकरेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? तो ये इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर ये हो गया। बाकी के देख लें एक बार। अ मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज़ प्रेज़ेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ मेल कॉकरोच। ये भी सही है। Mushroom shaped gland is present in the 6th to 7th abdominal segment of male cockroach. ये भी सही है। Pair of spermatheca is present in the 6th segment of female cockroach. ये भी सही है। Female cockroach possesses 16 ovules in the ovary. This is also correct. So your incorrect answer will be the first point. ठीक है? Mosaic vision, more sensitivity and less resolution. Moving to the next question. Okay. Select the correct sequence of organs in the alimentary canal of cockroach starting with mouth. ये नीट आपके 2019 में आ चुका है। अब ये बोल रहे हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। हमने ऊपर पढ़ा है एक बार, ठीक है? अगर आपको डाउट है तो हम एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं एक बार डायग्राम ताकि आपकी ईज हो जाए, ठीक है? छोटा खूबसूरत डायग्राम जो हमने बनाया था। ओके, तो यार इज योर एलिमेंट्री का, हाँ, ओके। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी रिजर्वर्स, ईसोफेगस, क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर हिपेटिक सीका, फिर आपका यहाँ पे रेक्टम, ठीक है? अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसने क्या पूछा है हमसे? हम्म, देखो, फेरेनिक्स, ईसोफेगस, फेरेनिक्स के बाद ईसोफेगस सही है, मगर फिर गिजार्ड गलत है। फिर क्या आएगा आपका? क्रॉप। यहाँ पर आएगा आपका क्रॉप। तो ये आपका ऑप्शन गलत है।
इन्होंने हमसे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस। ओके, इन्होंने हमसे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस। फेरेनिक्स फिर ईसोफेगस फिर गिजार्ड, फिर गलत है। ठीक है, फिर गलत है। चलिए देखते हैं। फेरेनिक्स, ठीक है, फेरेनिक्स फिर ईसोफेगस फिर इलियम, बिल्कुल नहीं। फेरेनिक्स फिर ईसोफेगस फिर क्रॉप फिर गिजार्ड फिर एलियम फिर कोलोन और फिर रेक्टम। ये आपका सही सीक्वेंस हो जाता है। हमने पढ़ा ना, पहले आएगा आपका माउथ, पेट में पहले आएगा आपका माउथ, फिर फेरेनिक्स, देन ईसोफेगस, ईसोफेगस, देन योर क्रॉप, देन गिजार्ड, वो ये गिजार्ड, देन गिजार्ड के बाद आपका आएगा इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, गिजार्ड के बाद आपका इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये करेक्ट सीक्वेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग्स। देखो, टेस्टिस फिर बीडस कैनाल, गलत है। कैसे एक्सप्लेन करूंगी? अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप पहले से ये ऑप्शन जो है चूज कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया फिर किडनी फिर समाइनल वेसिकल, नहीं। टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया फिर किडनी, अगर समाइनल वेसिकल लास्ट में आता है तो ये भी गलत है। ओके, फिर नेक्स्ट, टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया फिर बेडस कैनाल, किडनी नहीं आई इसमें। ठीक है, तो ये भी गलत है। टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया फिर किडनी फिर वेडस कैनाल फिर यूरोजेनिटल डक्ट और फिर क्लोएका। दिस इज योर राइट ऑप्शन। ओके, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलो अब देखते हैं कि ये करेक्ट कैसे, सीक्वेंस देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें पैसेज ऑफ स्पर्म्स की, ओके, पैसेज ऑफ स्पर्म्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रॉग को लेके। पैसेज ऑफ स्पर्म्स क्या होता है कि ये होते हैं आपके फ्रॉग की टेस्टिस। ठीक है, ये होते हैं आपके फ्रॉग की टेस्टिस। सपोज इस टेस्टिस से कई ट्यूबुलर ऐसे ट्यूब्स जाती है। ठीक है, ट्यूब्स जा रही है, ये डिफरेंट ट्यूब्स एक कलेक्टिंग डक्ट में जाती है। ठीक है, एक कलेक्टिंग डक्ट में जाती है। दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में ये एक कैनाल में जो भी इसके स्पर्म्स होंगे वो कैनाल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जो भी इसके स्पर्म्स होते हैं वो कैनाल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है? इस के फ्लाइट इज हाँ, अब ये सरफेस एरिया के लिए इसे इतना ज्यादा इलोंगेट कर दिया है, फिर ये ऐसे पास होता है। तो ये है आपका विडर्स कैनाल। दिस इज योर विडर्स कैनाल। This is your collecting duct. This is your testis. These tubular tubes are known as vasa efferentia. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है ना, वैसे ही वासा इफरेंशिया। ठीक है, ये आपका बिडर्स कैनाल। ये जो आपकी डक ये जो आपकी ट्यूब होगी, ये ट्यूब होती है आपकी यूरेटर। ओके, दिस इज योर यूरेटर। तो अब अगर पैसेज ऑफ स्पर्म्स की बात करें और ऑप्शन जो इन्होंने दिया है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि टेस्टिस से वासा फ्रेंशिया, तो टेस्टिस से वासा फ्रेंशिया जा रहा है ना, इस टेस्टिस से वासा फ्रेंशिया, बिल्कुल सही। फिर किडनी,
किडनी जो कलेक्टिंग डक्ट आपका ये है, ये किडनी में तो प्रेजेंट है, तो दिस इज किडनी, दिस ऑल्सो राइट। मूविंग बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल भी सही है, ये आपका बिडर्स कैनाल है ना, ये आपका बिडर्स कैनाल है, दिस इज योर बिडर्स कैनाल। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए बिडर्स कैनाल इतनी ट्यूब्स इसकी फॉर्म हो जाती है। ओके, दिस इज योर बिडर्स कैनाल। उसके बाद यूरोजेनिटल डक्ट। ओके, तो यूरोजेनिटल डक्ट और यूरेटर, एंड आफ्टर दैट क्लोएका, जहाँ से ये क्या होंगे स्पर्म्स, स्पर्म्स जो है वो आपके वाटर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वाटर में क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में, है ना, तो वाटर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओके, तो दिस इज passage of sperms in frog, okay, in male frog. Next question. Frog's heart continue when taken out of the body to beat. Okay, frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time. ठीक है, ये भी आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि फ्रॉग का हार्ट जब हम बाहर निकाल देते हैं वो फिर भी कुछ टाइम तक के लिए बीट करता है, ऐसा क्यों? सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्रॉग इज अ पायोक्लोथम। ठीक है, फ्रॉग जो है, व्हाट डज दिस टर्म मीन? पायोक्लोथम, दिस मीन्स कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, फ्रॉग्स आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मगर ये एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि जो इस फ्रॉग का हार्ट है वो बीट करता रहता है इवन आफ्टर टेकिंग आउट। ओके, तो ये एक वैलिड रीजन नहीं है, तो हम इसको एक रीजन कंसिडर नहीं कर सकते। कोल्ड ब्लडेड का और इसका कोई रिलेशन नहीं है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि मतलब जैसे हमारे में होता है ना, जैसे एक ट्यूब टाइप या फिर काफी डेवलप्ड सर्कुलेशन, फ्रॉग्स में ऐसा नहीं होता है। ये भी एक स्पेसिफिक ये वैलिड रीजन नहीं है कि जो फ्रॉग का हार्ट है वो बीट करता रहता है इवन आफ्टर टेकिंग आउट। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, ये सही है, हार्ट इसका मायोजेनिक होता है। व्हाट डज मायोजेनिक मीन? इट मीन्स दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ओके, इट मीन्स इट इज डिराइव फ्रॉम मीजोरम, ये आंसर आपका सही हो गया। एंड हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये मेन फीचर होता है। ओके, दिस इज योर मेन फीचर। तो ऑप्शन 3 and 4 बोथ आर राइट, तो वी विल गो विद दिस। ठीक है, ये आंसर सही होगा। अब अगर हम फ्रॉग के हार्ट की बात करें, फ्रॉग्स हार्ट, ओके, तो फ्रॉग्स हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। ओके, it is mesodermally formed, okay, and then it is auto excitable, मतलब उसको बाहर से, आउटसाइड से कोई भी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बाहर से उसे कोई भी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक्साइटेड, मतलब उसको अम, it- देखो मेन रीजन क्या है, जो हार्ट है वो टेक बाहर निकालने के बाद भी बीट करता रहता है, क्योंकि वो तब तक बीट करेगा जब तक उसके पास वो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एटीपी रहेगी। जब तक उसके पास वो एटीपी रहेगी वो तब तक बीट करेगा। जैसे ये एटीपी खत्म हो जाएगी, ठीक है, इट इट गेट्स डिक्रीज्ड और इट गेट्स लो। ओके, इट गेट्स डिक्रीज्ड और इट गेट्स लो, तो फ्रॉग का हार्ट बीट करना बंद कर देगा। मगर फ्रॉग के हार्ट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आउटसाइड से कोई एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बीट करता है। तो उसको एटीपी जो उसके पास अभी तक मौजूद है, वो उसके हिसाब से उतना बीट करेगा इवन आफ्टर टेकिंग आउट। ओके, कोई उसे बाहर से स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, और एक बात आपको पता है, कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन होता है फॉग में, मगर इतना डेवलप नहीं होता, इट इज लेस डेवलप। ठीक है, इट इज लेस डेवलप्ड। और सो फ्यू मोर क्वेश्चंस, फिर हम ये क्लास एंड कर देंगे। फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमंस इन प्रोसेसिंग, फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमंस इन प्रोसेसिंग, इसमें क्या होगा कि ह्यूमंस और फ्रॉग्स में अगर इन इसमें से बात करें तो पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स।
हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमंस के, ठीक है, आरबीसीज ऑफ ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ, तो वो होते हैं हमारे इन्यूक्लिएटेड, ओके, एंड दे आर nearly circular in shape or disc like in shape, okay, we can say they are disc like in shape. मगर frogs की जो आरबीसी होती है, if I talk about frogs की जो आरबीसी होती है, वो होती है आपकी न्यूक्लिएटेड, ओके, वो होती है आपकी न्यूक्लिएटेड, एंड वो होती है आपकी ओवल बाई कॉन्वेक्स, ओके। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो गया कि उनकी न्यूक्लिएटेड होती है और हमारी ई न्यूक्लिएटेड, हमारी वाली में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ओके, न्यूक्लियस इज एब्सेंट और इन वाली में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज मेजर डिफरेंस, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। मोर द किडनी ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग, ओके, दो क्वेश्चंस और है, कर लेते हैं हम एक बार। द किडनी ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग इज, देखो एडल्ट और एक अ, मतलब एक एडल्ट फ्रॉग में और एक जो न्यूली डेवलप्ड फ्रॉग होता है, एम्ब्रियो वाला जो स्टेज होती है फ्रॉग की, ओके, और एक एडल्ट स्टेज होती है। तो इन दोनों स्टेजेस में क्या होता है कि जो फ्रॉग की जो किडनी होती है वो होती है मीजोनेफ्रस, ओके, वो होती है आपकी मीजोनेफ्रस। व्हाट इज मीजोनेफ्रस किडनी? अगर मैं पूछूं व्हाट इज मीजोनेफ्रस किडनी, तो क्या होती है? देखो, जैसे अगर मैं किडनी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं नॉर्मली, तो आपकी प्रोनेफ्रस जो होगी ना, वो ऐसी होती है। जो अर्लियर स्टेज होती है वो होती है आपकी प्रोनेफ्रस, ये वाली, ठीक है। तो दिस इज योर प्रोनेफ्रस, व्हाट इज दिस इज योर प्रोनेफ्रस, ठीक है। इसके बाद प्रोनेफ्रस की जस्ट जो नीचे डेवलप होती है, प्रोनेफ्रस के बाद वाला जो पीरियड होता है, वो होती है आपकी मीजोनेफ्रस किडनी, जो मेटानेफ्रस और प्रोनेफ्रस के बीच में होती है, ओके। लिटिल डेवलप्ड मीजोनेफ्रस किडनी, ये किडनी आपकी प्रोनेफ्रस की बाद वाली होती है। प्राइमरी स्टेज जो होती है किडनी डेवलपमेंट की, उसके बाद वाली जो स्टेज होती है वो होती है आपकी मीजोनेफ्रस किडनी की, ठीक है। तो फ्रॉग्स की किडनी जो होती है वो होती है आपकी मीजोनेफ्रस, ओके, दैट इज मीजोनेफ्रस। म्यूकस हेल्प्स फ्रॉग्स, इसका आंसर होगा डी। म्यूकस हेल्प्स फ्रॉग इन फॉर्मिंग थिक स्किन, ड्राई स्किन का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, कि ड्राई स्किन फ्रॉग्स की होती ही नहीं है, ये तो हमें भी पता है। फिजियोलॉजिकली अगर हम बाहर से देखें उनको, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो भी हमें पता चलता है कि भाई वो उनकी ड्राई स्किन नहीं होती है, ठीक है। और स्मूथ स्किन की बात करें, स्मूथ स्किन, तो स्मूथ स्किन की भी नहीं कोई म्यूकस उनको फॉर्म करने में हेल्प नहीं करता। तो मेन चीज क्या हेल्प करता है, हेल्प करता है म्यूकस, म्यूकस हेल्प करता है मॉइस्ट स्किन में। मॉइस्ट स्किन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं 2 तरीके से, आई मीन 3 तरीके से। फ्रॉग्स के पास लंग्स वाला सिस्टम, स्किन वाला सिस्टम होता है, ठीक है? और गिल्स वाला सिस्टम। गिल्स वाला सिस्टम है वो उनका मॉडिफाई होके लंग्स वाले सिस्टम में चेंज हो चुका होता है। उनके स्किन से भी वो बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं रिस्पायर करने में। तो स्किन उनकी ज़्यादा करके मॉइस्ट होती है, गीली होती है, ठीक है? तो वो गीली कैसे होती है? म्यूकस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, इसकी वजह से उनकी स्किन क्या होती है? मॉइस्ट होती है, ठीक है? मॉइस्ट स्किन, जो कि क्या करती है? उनको रेस्पायर करने में हेल्प करती है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं लगभग। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो और हम नेक्स्ट क्लास में उनको एक बार फिर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न थे क्वेश्चंस के, कैसे पूछे जाते हैं नीट में, ठीक है। इसके अलावा जो पैटर्न होंगे, हम अगला वीडियो उस पे आएगा। इन सब के अलावा जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के, वो सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के, या एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर इसके कम क्वेश्चंस मिले तो, ठीक है। तो टेक केयर और तब तक प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस और अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप क्लियर कर दोगे। आपको भरोसा रखना है कि हो जाएगा, कितना भी टिपिकल एग्जाम हो, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ
एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव कि यू कैन डू इट। ओके, कोई भी चीज़ लेट नहीं होती है, ठीक है? अगर आपकी तैयारी प्रिपरेशन उतनी नहीं है तो भी आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है। आप पढ़ोगे और फिर आपको थोड़े टाइम के बाद होगा कि ठीक है। आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन आएगी चीज़ दिमाग में, ठीक है? सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।